हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 3। और हमने कल के लेक्चर में अपना वन वे स्लैब पढ़ा और वन वे स्लैब का एक क्वेश्चन किया। आज हम टू वे स्लैब स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो तो पहले पढ़ लेते हैं टू वे स्लैब के बारे में कुछ, उसके बाद इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैंने डिफरेंसेस बताते चले हैं हमेशा ही, जब भी मतलब वन वे पढ़ाता था तो डिफरेंस टू वे का भी बता देता था। ठीक, तो एक बार अब लिखते चलिए, उसके बाद आप खुद डिफरेंस लिख लीजिएगा एक साथ। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं टू वे स्लैब। अब देखो टू वे स्लैब क्या होता है। ये ऐसा स्लैब होता है जो जो चारों तरफ से मतलब बीम या वॉल द्वारा सपोर्टेड होता है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, स्लैब स्लैब आर सपोर्टेड बाय अ बीम या वॉल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बीम या वॉल ऑन ऑल फोर साइड, ऑन ऑल फोर साइड। ठीक, चारों मतलब साइड पे अगर सपोर्टेड है तो वो हमारा टू वे स्लैब कहलाता है। ठीक, तो जो भी लोड आएगा, अगला पॉइंट यही लिखेंगे, तो जो भी लोड आएगा वो इन्हीं फोर वॉल्स पे या बीम पे आएगा। तो ये भी लिख लीजिएगा कि जो हमें थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी थोड़ा मतलब लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा कि लोड ऑन स्लैब इज ट्रांसफॉर्म्ड, सॉरी ट्रांसफॉर्म बोलो, ट्रांसफर्ड लिखिए, ट्रांसफर्ड 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 टू ऑल फोर वॉल्स। जो भी लोड आएगा वो ये चारों वॉल्स पे ट्रांसफर करेगा। ठीक, चलो अब एक पहचान और होती है टू वे स्लैब की। अगर ये भी लिख दीजिए क्या, एल वाई बाई एल एक्स का जो रेशियो है वो दो से कम आ जाए। मैंने पहले भी लिखवाया था, एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो अगर दो से कम आ जाए तो वो हमारा कौन सा टू वे स्लैब होता है। जहाँ पर एल वाई हमारा क्या होता है, लॉन्गर स्पैन। एल वाई हमारा क्या होता है, लॉन्गर स्पैन। एंड एल एक्स हमारा क्या होता है, शॉर्टर स्पैन। ठीक, ये बातें हमने पहले भी बताई थी। चलो बढ़िया। अब मैंने आगे बोला था कि हमारा जो टू वे स्लैब होता है वो दोनों डायरेक्शन में बेंड करता है, मतलब फ्लेक्सर जो होता है या बेंडिंग जो होता है दोनों डायरेक्शन में आता है। तो वो भी लिख लीजिए कि दिस टाइप ऑफ स्लैब बेंड इन बोथ डायरेक्शन। ये हमारी दोनों डायरेक्शन में बेंड करती है। ठीक, कौन कौन से, लॉन्गर और शॉर्टर दोनों, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, लॉन्गर एंड शॉर्टर बोथ स्पैन। दोनों ये मतलब लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन दोनों में इसमें बेंडिंग आती है। ठीक, इसमें हम दोनों डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, हेंस हेंस we provide and this type of slab is bend in both direction on, hence अतः we provide main reinforcement in both direction। दोनों ही डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलो अब एक बात और लिखेंगे कि हमारा जो टू वे स्लैब होता है ये बहुत पतला बनता है, इसलिए अधिक इकोनॉमिकल माना जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे थिकनेस ऑफ टू वे स्लैब इज लेस। तो इसलिए हमारा क्या रहेगा, मोर इकोनॉमिकल रहेगा, मोर इकोनॉमिकल मोर इकोनॉमिकल। ठीक, स्पेलिंग सही देख लीजिएगा। तो यहाँ से इतने पॉइंट्स हो गए, ये मुझे लगता है अपने काफ़ी है।
कि हमारा टू वे स्लैब क्या होता है उसके बारे में, और भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे तो आप लिख लीजिएगा, मुझे इतने ध्यान आ रहा है। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग। यहाँ से तो बेसिक हमने पढ़ लिया कि हमारा टू वे स्लैब क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग ऑफ टू वे स्लैब। अब देखो जो जो स्टेप हमने वन में पढ़ा ना वही होगा, और कुछ थोड़ा कम हो जाएगा। डिजाइनिंग ऑफ टू वे स्लैब बहुत इजी हो जाएगा, टू वे स्लैब। बस अब टू वे है तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आएगा, नहीं तो जो जो स्टेप्स हमने फर्स्ट में पढ़ा वही वही यहाँ भी पढ़ना है। ठीक, तो लिखो स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट वहाँ क्या करते थे, हम चेक करते थे कि हमारा टू वे स्लैब है या नहीं, तो वही करेंगे। आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्लैब। पहला स्टेप यही आपका रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्लैब वन वे है या टू वे। ठीक, तो कैसे करते थे, हम करते थे एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो अगर लेस देन 2 हो जाए तभी वो हमारा कौन सा टू वे स्लैब कहलाता है। ठीक, चलो बढ़िया। अब यहां तक तो इजी हो गया। अब स्टेप नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आई एस कोड आ गया बीच में, यहाँ आई एस कोड की बातें मानना। ट्रायल डेप्थ, स्टेप नंबर 2 हम क्या निकालते थे, ट्रायल डेप्थ। अब ट्रायल डेप्थ के लिए आई एस कोड ने एक मतलब पूरा अलग से दिया है। जैसे वहां पर निकालते थे एल वाई डी रेशियो इक्वल टू जो आता था फिर ए वैल्यू कितना 7 20 26 उस तरह निकालते थे। यहाँ भी निकालेंगे लेकिन यहाँ पर चेंज है। क्या चेंज है, चलो लिखते हैं। पहले मैं समझा दूं तब लिखवाऊं। देखो अब यहाँ ट्रायल के लिए आई एस कोड ने बोला, ये बातें जो मैं लिखवाऊंगा ये आई एस कोड में जाएंगे स्लैब वाले। आई एस कोड जैसे सब टॉपिक है ना स्लैब के लिए, वहां जाएंगे आई एस कोड में तो वहां मिल जाएगा ट्रायल डेप्थ। टू वे स्लैब में जाएंगे और ट्रायल डेप्थ वाला देखेंगे तो वहां ये लिखा मिलेगा। ठीक, तो देखो अब क्या बोला है आई एस कोड ने, ये ध्यान दो। जो कैंटिलीवर, अगर आपका कैंटिलीवर स्लैब है तो उसके लिए कोई चेंज नहीं, जैसे हम पीछे पढ़ते आए ए वैल्यू निकाल के वैसे मल्टीप्लाई करके वही करिए, वैसा ही करना है। लेकिन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है या कंटिन्यूस बीम है, इसके लिए एल वाई डी रेशियो के लिए उन्होंने कुछ अलग मान दे दिया। जैसे अब देखो लिखते जाओ क्या क्या दे दिया कि अलाउवेबल अलाउवेबल एल वाई डी रेशियो, एल वाई डी रेशियो। अब ये 3.5 मीटर, हाँ 3.5 मीटर तक ही मतलब बोला कि अलाउबल एल बाई डे रेशियो फॉर टू वे स्लैब, फॉर टू वे स्लैब अप टू 3.5 मीटर स्पैन। मतलब कि अगर वो आपका जैसे वहां 10 मीटर तक देखते थे, यहाँ पर आपको 3.5 मीटर तक ही देखना है। एंड उस पे जो है लोड लगना चाहिए कि मैक्सिमम जो लाइव लोड होना चाहिए वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो आगे लिखेंगे कहाँ तक हो गया, अलाउबल एल वाई डी रेशियो फॉर टू वे स्लैब अप टू 3.5 मीटर स्पैन। उसके बाद मैंने बोला कि जो उस पे लाइव लोड एंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लाइव लोड एज कितना 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये सारी कंडीशन हो रही है तो द आई एस द मतलब तो हमारा कोड क्या बोलता है, द कोड सजेक्ट्स, द कोड स्पेसिफाइड लिख दें, सजेक्शन नहीं, द स्पेसिफाइड, स्पेसिफिकेशन लिखो, स्पेसिफिकेशन देता है। ठीक, क्या देता है, अब देखो कि शॉर्टर स्पैन टू ओवर ऑल स्पैन रेशियो पे आपको कुछ इस तरह लिखना है। देखो अब यहाँ एक चार्ट बनाइए, और यहाँ लिखेंगे कि आपकी इंड कंडीशन कौन सी है, इंड कंडीशन कौन सी है, और यहाँ लिख दो एल बाई डी रेशियो वही जो आप लेंगे। यहाँ पर देखो आपको ग्रेड देखना पड़ेगा, कौन सा ग्रेड है, यहाँ लिख लो। अगर एफ ई 250 है और एफ ई 415 है, या मतलब एच वाई एस डी बार है तब के लिए।
अब देखो मैंने बोला कैंटिलीवर के लिए तो आपको पीछे का ही फॉलो करना है ए वैल्यू की तरह, लेकिन आपका वही सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो जाए या आपका कॉन्टिन्यूअस स्लैब आ जाए, कॉन्टिन्यूअस स्लैब आ जाए, तब उसके लिए आईएस कोड बोलता है कि अगर आपका 250 ग्रेड है तो वहाँ L/D रेशियो का मान आप 35 लेंगे, और अगर कंटिन्यूअस स्लैब का कर रहे हैं तो वहाँ 40 लीजिए। अगर वहीं आपका HYSD बार है तो उसके लिए 28 लीजिए, और आप कंटिन्यूअस स्लैब ले रहे हैं तो उसके लिए 32 लीजिए। ठीक, यहाँ इस तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्या हुआ, इससे ज़्यादा स्पेन आ गया, तब आपको हमेशा 25 ही लेके चलना है। देखो यहाँ से पॉइंट लिख लीजिए हैशटैग, कि अगर आपका इफ स्पैन इज ग्रेटर देन 3.5 मीटर, यहाँ तो बोल दिया, मतलब यहाँ इस पॉइंट में क्या बोला कि अप टू 3.5 मीटर, मतलब इतने तक है, तब ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, इफ स्पैन इज ग्रेटर देन 3.5 मीटर, तो आपको देन L/D रेशियो is adopted as 25। आपका चाहे सिंपली सपोर्टेड हो चाहे आपका कंटिन्यूअस हो, आपको 25 लेके चलना है। ठीक, बढ़िया। अब अगर ये नोट पॉइंट में डाल लीजिए, नोट यहाँ लिख लीजिए कि कैंटिलीवर के लिए सेम होगा जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं। फॉर कैंटिलीवर slab for cantilever slab follow as previously क्या L/D रेशियो वाला। ठीक, ऐसे समझ जाएंगे आप कि अगर आपका ये नोट पॉइंट लिखा नहीं गया है, इससे मतलब है रूल है, तो मैं नोट में लिखवा दे रहा हूँ। ध्यान रखें कि कैंटिलीवर अगर स्लैब आ जाए 2 वे स्लैब, तो वहाँ L/D रेशियो आपको कैसे लेना है, जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं ए वैल्यू की तरह। जैसे देखो मेरे कहने का मतलब एक बार समझा दूँ, यहाँ जैसे ये ट्रायल डेप्थ के लिए यहाँ पीछे लेते थे ए वैल्यू करके, वैसे ही लेना है आपको। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 आपका क्या होता था, आपको लोड कैलकुलेशन करना होता था। लोड कैलकुलेशन। अब लोड कैलकुलेशन कैसे निकालते थे, सब प्रकार के लोड, जैसे लाइव लोड, अब ऐसे टोटल लोड निकालते थे ना, टोटल लोड बराबर लाइव लोड प्लस में आपका जो डेड लोड रहता था, डेड लोड प्लस फ्लोर फिनिश, ये टोटल लोड निकाल के इनका फैक्टर्ड कर देते थे, जिसे हम WU बराबर फैक्टर लोड क्या 1.5 से मल्टीप्लाई करके टोटल लोड में मल्टीप्लाई कर देते थे, कुछ ऐसे निकाल देते थे। ठीक, तो सिंपल वैसे प्रीवियस की तरह ही आपको लोड निकालना है। चलो अब अगला स्टेप क्या होता था हमारा, स्टेप नंबर 4, आपको इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव ये निकालना होता था। तो इसके लिए हमने जो बताया, जैसे कैंटिलीवर बताया था उसके लिए वैसा, आपको सिंपली सपोर्टेड बताया था वैसे को वैसे। ठीक, चलो जैसे मैं एक का लिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब आ जाए तो उसके लिए कैसे बताया था, एक आपको देखो यहाँ बना के फिर से बता दूं। जैसे ये आपका सिंपली सपोर्टेड मान लो है, ठीक, तो यहाँ पर एक क्या बताया था कि ये बीच की डिस्टेंस जिसे हम L0 बोलते थे, और प्लस ये वाला डेप्थ L0 प्लस D। उसके बाद यहाँ से शुरू करते थे B1, इसे मान लो B1, इसका आधा B1/2, फिर L0 प्लस में L0 प्लस में B2/2। तो इनमें सबसे जो मिनिमम होता था वही हम ले लेते थे, विच एवर इज मिनिमम, वही हम अपना L इफेक्टिव ले लेते थे। ऐसे किसी प्रकार का दे दे, आपको कैंटिलीवर रहेगा कैंटिलीवर का बताया, कंटिन्यूअस रहे तो कंटिन्यूअस का पीछे बताया है वो भी ध्यान लीजिए। कंटिन्यूअस का भी क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस तो मेंशन है, तब हम देख लेंगे। ठीक, चलो तो यहाँ से L इफेक्टिव आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था हमारा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालें। स्टेप नंबर 5 क्या निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपके आईएस कोड ने फॉर्मूला दिया, और यहाँ कुछ चीज़ें अभी देखो आईएस कोड द्वारा आई है, ये अकॉर्डिंग टू कुछ चीज़ें नहीं, पूरा फॉर्मूला आईएस कोड ने दिया है। IS 456 और
2000। ठीक, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला दिया गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। क्या दिया गया है लिखिए। अब देखो जैसे आपका ये स्लैब है, ये टू वे स्लैब, अब दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग आ रही है, हम बेंडिंग निकाल रहे हैं ना, तो दोनों डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों डायरेक्शन में आपको बेंडिंग निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इसके लिए क्या बोल रहा है कि अल्फा एक्स इंटू फैक्टर्ड लोड ब्रैकेट में एल एक्स का स्क्वायर। ठीक, इससे आप निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में बेंडिंग। ऐसे सेम आप वाई डायरेक्शन में एम यू वाई इक्वल टू अल्फा वाई इंटू फैक्टर लोड इंटू एल एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आप निकालेंगे वाई डायरेक्शन में बेंडिंग। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ भी एल एक्स लिखा दिया, यहाँ भी एल एक्स लिखा दिया, मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया? नहीं, अगर आप आई एस कोड में जाएंगे तो वहां सेम ऐसे लिखा है, अल्फा एक्स डब्ल्यू यू एल एक्स का स्क्वायर, अल्फा वाई डब्ल्यू यू इंटू एल एक्स का स्क्वायर। ठीक, मतलब ये शॉर्टर स्पैन के अलोंग ही निकाला जाता है, भले ही वाई डायरेक्शन का हो और चाहे एक्स डायरेक्शन का हो। अब यहाँ अल्फा एक्स इंटू अल्फा वाई ये आपको दिया गया है। अब ये इसका जो मान है या वैल्यू है, ये हम आई एस कोड में एक चार्ट दिया गया है, वहां मैं अभी यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, वहां से आप ले सकते हैं। एल बाई देखो देखो यहाँ मैंने अभी आई एस कोड से निकाला जिससे मैं क्लियर कर सकूँ। आप आई एस कोड के इस क्लॉज नंबर में जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, देखो मोमेंट ऑफ एक्स, मोमेंट ऑफ इन एक्स डायरेक्शन अल्फा एक्स इंटू, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लिया। ठीक, तो देखो यहाँ लिख रहा है अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू मतलब फैक्टर लोड इंटू एल एक्स का स्क्वायर। ऐसे वाई डायरेक्शन में अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू मतलब फैक्टर लोड इंटू एल एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो मैं यहाँ सब चीज़ें लिखवा दूँ। एल एक्स तो मालूम है, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन, डब्ल्यू यू फैक्टर लोड, और अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू मैं लिखा दे रहा हूँ कि ये कोफिशियंट होते हैं। अल्फा यहाँ पर ये लिख लो कि अल्फा एक्स कमा अल्फा वाई ये हमारा क्या कोफिशियंट होते हैं। अब ये कोफिशियंट है, इनका मान भी हमें निकालना होगा, तो इसके लिए भी आई एस कोड ने देखो दिया है आपका वैल्यू। क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ चार्ट बना दूंगा। आप यहाँ से ये आपको या तो आप प्रिंट आउट निकलवा के जाएंगे या तो आपका कॉलेज में प्रोवाइड कर देते, नहीं तो क्वेश्चन में ही मान दे देंगे इसका। ठीक, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, उसमें पीडीएफ में अच्छे दिख रहा है। चलो मैं यहाँ चार्ट बना दूँ, वहाँ से आप अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान निकालेंगे। ठीक, चलो मैं बना दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ मैंने ये वाला चार्ट जो था यहाँ अच्छे से बना दिया। अब आपको यहाँ से आप नोट कर लेंगे, अब आपको दिख रहा होगा इजीली। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो लेंगे, जो भी मान आएगा उसके बीच में वो जो जैसे 1.4 आ गया तो वहाँ से अल्फा एक्स की वैल्यू उतना ले लेंगे, अल्फा वाई का उतना। ठीक, अगर उनके बीच में आया जैसे यहाँ 1.45 आ गया तो आपको इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, जैसे पीछे हमने इंटरपोलेशन पढ़ा था वही सेम। ठीक, तो इंटरपोलेशन सबको याद होगा कैसे निकालते हैं, सेम वैसे करना है। चलो यहाँ से हमने बेंडिंग मोमेंट देख लिया, अब शियर फोर्स भी देख लेते हैं। अगला स्टेप डाल लो, स्टेप नंबर 6, चेक फॉर शियर फोर्स। चेक फॉर शियर फोर्स, तो चलो जैसे देखो ये बीम के आधार पे शियर फोर्स निकालते हैं। चलो मैंने यहाँ एल इफेक्टिव निकाला है सिंपली सपोर्टेड का, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हम मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल दे रहे हैं। कितना होता है, डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव अपॉन 2, यही होता है ना, पीछे भी हमने निकाला था। तो ऐसे आप शियर फोर्स, ये आपके बीम की कंडीशन किस प्रकार का मतलब स्लैब दिया गया उस आधार पे आप शियर फोर्स निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपके 6 स्टेप हो गए। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज निकालो। चलो तो अब डालेंगे स्टेप नंबर 7, चेक फॉर डेप्थ। अब जैसे हमने यहाँ से यहाँ, अब देखो यहाँ से तो आपने डेप्थ निकाल लेंगे, ये जो ट्रायल डेप्थ यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसको चेक भी तो किया जाता है, तो कैसे चेक करेंगे, जैसे पीछे करते आए वैसे ही करना। ठीक, तो स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 क्या, चेक फॉर डेप्थ। दिख रहा है, एक सेकेंड, चलो चेक फॉर डेप्थ। अब मैं बता नहीं रहा हूँ कि क्यूबीडी स्क्वायर ये लगाएंगे, डायरेक्ट मैं कंडीशन बता रहा हूँ क्या होना चाहिए जब चेक करेंगे। यहाँ पर डी प्रोवाइडेड की वैल्यू जो आप प्रोवाइड करेंगे इसकी ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, डी रिक्वायर्ड से। ठीक,
तब हमारी क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है, मतलब सही है, डिजाइनिंग सही होती है। तो ऐसे लिख देंगे, इन दिस केस डिजाइन इज ओके, डिजाइन इज ओके। ठीक, तो उस केस में आपका डिजाइनिंग सही है। उसके बाद अगला हमारा रहता है कि हम फाइंड करने की एरिया ऑफ स्टील, स्टेप नंबर 8। अब इसमें कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको क्या मेन रेनफोर्समेंट निकालना होगा। ठीक, तो फाइंड एरिया ऑफ स्टील। ठीक, चलो तो वो से फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसमें दोनों डायरेक्शन, जैसे ए एस टी मेन इन एक्स डायरेक्शन, ए एस टी मेन इन वाई डायरेक्शन, आपको दोनों डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो ऐसे लिख लेंगे, ए एस टी मेन इन एक्स डायरेक्शन, पूरा लिखें इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो इसके लिए सेम सब फार्मूला होगा, बस यहाँ बेंडिंग जो जैसे अभी बता रहा हूँ, यहाँ ऐसे लिखेंगे ए एस टी मेन बराबर, हम कैसे निकालते हैं पीछे की तरह, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई, फिर क्या लगाते थे ब्रैकेट में 1 माइनस फिर अंडर रूट में 1 - 4.6। अब यहाँ ध्यान दो, बस जो आपको बेंडिंग मोमेंट है वो यक्स, अब अगर आप यक्स डायरेक्शन का निकाल ले तो एक्स का लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, यही आपको ध्यान देना है, बस बाकी चीजें सेम, एफ सी के बी डी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दो, पी इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे सेम आपको वाई डायरेक्शन में निकालना होगा, ए एस टी मेन इन वाई डायरेक्शन। तो यहां से आप वाई डायरेक्शन में निकाल लेंगे, कैसे, ए एस टी मेन इक्वल टू, बस यहाँ एक्स की जगह वाई कर दीजिएगा, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई, फिर ब्रैकेट लगाते हैं 1 - फिर अंडर रूट में 1 - 4.6 एम यू। अब ये ध्यान दीजिए, एम यू वाई डायरेक्शन। ठीक, बेंडिंग मोमेंट इन वाई में अपॉन एफ सी के, बाकी सब चीजें सेम, एफ सी के बी डी स्क्वायर, ब्रैकेट 1 बी इंटू डी। ठीक, तो यहां से आप वाई डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। अब ये मतलब जो हम किस लिए निकाले, क्योंकि हम यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट ही दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए। ठीक, चलो यहाँ से आप अब आगे आप स्पेसिंग स्पेसिंग सब निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होगा कि आपको चेक करना होगा कि जो एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मतलब निकाले हैं वो मिनिमम से मतलब सही है कि नहीं। मतलब देखो स्टेप नंबर आपका 9 होगा, चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। हम मिनिमम भी चेक करते हैं कि नहीं, हमारा आईएस कोड बोल रहा था चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। अब देखो मिनिमम यहाँ मतलब कैसे चेक करेंगे, जैसे हमें पता है ए एस टी मिनिमम इन एक्स डायरेक्शन, अगर हमें चेक करना है। अब यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है, तो ये मिनिमम रेनफोर्समेंट मेन के लिए कितना होता था, 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से चेक करेंगे और यहां देखेंगे ये जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ए मेन प्रोवाइड की वैल्यू ज्यादा आ रही है कि नहीं ए एस टी मिनिमम से, यहां से आप वेरीफाई करेंगे। ऐसे सेम आप वाई डायरेक्शन में लिख लीजिए, वाई डायरेक्शन में से करेंगे ए एस टी मिनिमम इन, यहां से ऐसे हो जाएगा, डिजाइन ओके है, डिजाइन ओके। ऐसे वाई डायरेक्शन में कर लीजिए, तो वाई डायरेक्शन में क्या 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो यहां भी ए कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा, अगर है लिख दो ए एस टी मेन इन वाई डायरेक्शन में ज्यादा होना चाहिए ए एस टी मिनिमम इन एक्स वाई डायरेक्शन। ठीक, तब आपका ओके है। यहाँ भी ऐसे लिख दिए, एक्स लिख दीजिए, यहाँ भी एक्स लिख दीजिए। ठीक, तो आपका डिजाइन ओके है। तो यहाँ से हमने मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए चेक कर लिया। अब आप सीयर के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर बोला है तो उसका भी लिख दे रहे हैं, चेक फॉर सीयर रेनफोर्समेंट। जैसे पीछे निकालते थे वैसे ही। कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 9, स्टेप 10, स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 10, चेक फॉर सीयर, चेक फॉर सीयर।
ठीक, तो सीयर के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, हम जो दोनों निकालते थे पहले, जैसे नॉमिनल सीयर, नॉमिनल सीयर। अब क्या टाइम वेस्ट करूँ, पीछे वही तो लिखवाया, ये टॉवी, और दूसरा हम निकालते थे आपका टॉसी, जिसे हम क्या बोलते थे, डिजाइन, डिजाइन सीयर स्ट्रेस या मैक्सिमम। ठीक, तो इसे भी लिख देंगे डिजाइन सीयर स्ट्रेस, डिजाइन सीयर स्ट्रेस, जैसे टॉसी डिनोट करते थे। तो यहाँ क्या कंडीशन होनी चाहिए थी कि टॉसी की वैल्यू टॉवी से ज्यादा होनी चाहिए, तब हमारा ओके है। ठीक, तो यहाँ से आप ऐसे सीयर, जैसे पीछे हमने बताया था वही सेम स्टेप है, तो इसलिए इतना शॉर्ट में लिख दिया। चलो अब स्टेप नंबर हम करेंगे 11। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत छोड़ दे रहा हूँ जो चीज़ें उसमें कॉमन थी। ठीक, स्टेप नंबर हमारा होता था 11 डिटेलिंग करने का, डिटेलिंग ऑफ स्लैब। ठीक, तो डिटेलिंग आप कर दीजिएगा। तो डिटेलिंग के लिए फिगर बना दूं, क्या बना ही लेंगे। ठीक, चलो बना दे रहा हूँ। क्या अब इसमें देखो दोनों डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में, जैसे दोनों का एरिया तो अलग आएगा ना। जैसे ए एस टी मेन हम एक्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में भी एक बार दिखाना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में, तो दोनों आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं करता हूँ डायरेक्ट, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक, तो नहीं अभी बहुत टाइम है, 20 मिनट हुआ। चलो क्वेश्चन डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये कवर होता है मेरा क्या, डिटेलिंग। अब डिटेलिंग लिख लीजिएगा, अभी जो मैं क्वेश्चन में लिखूंगा, चलो मैं बना ही दे रहा हूँ। ये एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का होगा, ऐसे सेम आपको वाई डायरेक्शन का भी बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे रेनफोर्समेंट कर लीजिएगा, फिर नेमिंग कर दीजिएगा कि कौन सा एक्स डायरेक्शन का है, कौन सा वाई डायरेक्शन का, सब चीज लिख लीजिएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूँ, सीधे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लूँ मैं क्वेश्चन, या मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसे कल के लेक्चर में ही करेंगे। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी लेक्चर काफी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिजाइनिंग का क्वेश्चन समझाना और लगाना काफी टाइम लग जाता है। ठीक, तो कल ही क्वेश्चन करूंगा, आज मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, डिजाइन अ टू वे स्लैब। अभी हम मेंशन ही कर दिया कि डिजाइन करना है टू वे स्लैब ऑफ एन ऑफिस रूम। अब इसका साइज इतना दिया है और क्लियर इन साइज इफ द सुपर इम्पोज लोड। अब यहाँ सुपर इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड की वैल्यू इतना दी है, यूज F25 ग्रेड। अब यहाँ देखो जो फ्लो लोड है वो आपको कुछ लेना है, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आपको लेना है। ठीक, तो यहाँ M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया है और F415 का आपका स्टील यूज किया गया है, और कवर जो है वो 30 mm कवर प्रोवाइड किया गया है। वॉल थिकनेस 180 mm है। ठीक, तो सेम जैसे मैंने ये स्टेप्स बताए वैसे ही आपको फॉलो करना है। आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, और कितने स्टेप तक सॉल्व कर पाए जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर आप विजिट करेंगे, वहां पर आपको सोल्यूशन में कराऊंगा। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके सोल्यूशन के साथ। इसलिए नहीं कराऊं, अभी काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो काफी लोग वॉच नहीं करेंगे उतना सही से। ठीक, तो अगले में मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।